नमस्कार, मैं हूँ गौरी द्विवेदी और चाइना फाइल्स में आपका स्वागत है। आज मैं शी जिनपिंग के उस डर और तानाशाही रवैये के बारे में बताऊंगी जिससे पूरा चीन परेशान है। दरअसल अब तक शी जिनपिंग के लिए गए फैसलों से चीन का सामाजिक ताना बाना बिगड़ चुका है। एक तरफ जहां जनसंख्या में तेज गिरावट आई है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक रूप से लोगों में असमानता बढ़ी है। इसका असर ये हुआ है कि आज पूरा चीन तनाव के माहौल से गुजर रहा है। शासन पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए शी जिनपिंग ने जो तरीके अपनाए, उससे चीन एक तानाशाही देश बन चुका है। आम लोगों के साथ साथ बड़ी हस्तियों को, कारोबारियों को डराया जा रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसमें लोगों को एकजुट करने की क्षमता है, शी जिनपिंग के तानाशाही शासन में वो सुरक्षित नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी को आज सबसे ज्यादा डर चीन के मशहूर हस्तियों और लोकप्रिय ग्रुप से लगता है, क्योंकि ये लोगों को एकजुट कर सकते हैं। मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ ये माहौल बना सकते हैं और शी जिनपिंग के शासन को चुनौती दे सकते हैं। आज चीन में किसी व्यक्ति के लिए मशहूर होना अभिशाप बन चुका है। इसलिए ऐसे लोगों की जिंदगी खतरे में रहती है, क्योंकि शी जिनपिंग उनके खिलाफ बेहद सख्त रवैया अपनाते हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि आज चीन की मशहूर हस्तियों, अभिनेत्रियों और स्टार खिलाड़ियों को खामोश कर दिया गया है। वो शी जिनपिंग सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने से डरते हैं। चीन के चोंगनानहाई में रहने वाले कम्युनिस्ट नेताओं को डर है कि प्रभावशाली लोग और उनकी आवाज चीन में एक राजनीतिक आंदोलन को जन्म दे सकती है। इससे मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी और कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ माहौल बन सकता है। चीन के कम्युनिस्ट नेता बीजिंग के चोंगनानहाई में गोपनीयता के साथ रहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां चीन के आम लोगों के आने पर रोक है। यहाँ रहने वाले कम्युनिस्ट नेताओं के मन में एक ही सवाल है कि चीन में आर्थिक रूप से तेज विकास के बाद जो पीढ़ी आई है, क्या आज भी वो पीढ़ी उनके साथ है? डेंग जाओपिंग ने बाजारवाद और आर्थिक समृद्धि का दरवाजा खोला था। उस समय उन्होंने लोगों को राजनीतिक जवाबदेही और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के बजाय बुनियादी सुविधाओं को चुनने की सलाह दी थी। हालांकि चीन के नागरिकों और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच इस अलिखित डील पर पहले भी सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऐसे किसी भी संकट से निपटने में सक्षम रही है। शी जिनपिंग भी ऐसा ही कर रहे हैं। शी जिनपिंग ने आम लोगों के विकास से जुड़े कार्यक्रमों को शुरू किया है। इसके जरिए शी जिनपिंग ने लोगों को भरोसा दिलाया कि वहां के लोग उनके नेतृत्व में ही संपन्न रहेंगे। इसलिए उनका शासन लगातार चलते रहना चाहिए। हालांकि दशकों लंबे कम्युनिस्ट पार्टी की शासन की वजह से जो समस्याएं पैदा हुई हैं, उसे रोकना अब आसान नहीं है। चीन में आज शी जिनपिंग का रवैया बेहद सख्त है। शी जिनपिंग अपने खिलाफ किसी भी छोटे से विरोध को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी सामाजिक जागरूकता या उदार विचारधारा को पनपने देते हैं। ऐसे किसी भी मामले को बेहद सख्ती से निपटा जाता है। ऐसे ही कई मामले मशहूर महिला हस्तियों से जुड़े हैं, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी लगातार टारगेट कर रही है। 2019 की शुरुआत में शी जिनपिंग ने चीन के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की। मकसद था कुछ सबसे बड़े फिल्मी सितारों को पूरी तरह से खत्म करना। अगस्त 2021 में चीन की एक सुपरस्टार अभिनेत्री चाओ वई के खिलाफ एक्शन लिया गया। रातों रात चीन की इंटरनेट पर उनसे जुड़े कंटेंट को हटा दिया गया। वीबो, जो कि ट्विटर जैसा एक चीन का सोशल मीडिया ऐप है, उस पर चाओ का फैन पेज बंद कर दिया गया। चाओ ने जिन फिल्मों और टेलीविजन शो में काम किया था, उसके कंटेंट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। यहाँ तक कि उसका नाम भी क्रेडिट लिस्ट से मिटा दिया गया। शी जिनपिंग का कहर झेलने वाली चाओ वई अकेली अभिनेत्री नहीं है, बल्कि चीन की एक और मशहूर अभिनेत्री जैंग शुआंग के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। उसके काम से जुड़े कंटेंट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश जारी किया गया था। इसके साथ ही जैंग पर $46 मिलियन यानी उस समय के लिहाज से 333 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। टैक्स चोरी के आरोप में जेंग पर यह जुर्माना लगाया गया था।
2021 की शुरुआत में जेंग के सरोगेसी से जुड़े एक मामले पर काफी विवाद हुआ था। दरअसल जेंग ने अमेरिका में जाकर सरोगेसी के जरिए 2 बच्चों को जन्म दिया था। चीन में सरोगेसी बैन है। हालांकि विदेश में जाकर सरोगेसी करवाने को लेकर कानून में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जेंग के सरोगेसी करवाने पर कम्युनिस्ट नेताओं ने उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। इसलिए टैक्स चोरी मामले में जुर्माना हो या जेंग से जुड़े कंटेंट को हटाना, ये फैसला सरोगेसी विवाद के बाद लिए गए एक्शन के तौर पर देखा जाता है। दरअसल शी जिनपिंग ने इस कार्रवाई के जरिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों में दहशत पैदा कर दी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पहले भी कई बार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को टारगेट कर चुकी है और शी जिनपिंग भी वही कर रहे हैं। दरअसल हमेशा सत्ता में बने रहने के लिए शी जिनपिंग किसी भी हद तक जा सकते हैं और वो चीन पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं। Well, it's the entertainment sector which is always the one that sort of runs wild, because these artists, you know, you just can't control them. They're wacky people. They have a sense of moral value, but they don't actually have a great political acumen. चीनी अधिकारियों ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के सोशल मीडिया प्रोफाइल के आधार पर एक लिस्ट बनाई थी। इस लिस्ट में शामिल सभी लोगों को ब्लैकलिस्ट किया गया था। इसी के आधार पर चाओ और जेंग के खिलाफ कार्रवाई हुई। इस लिस्ट में चीनी कैनेडियन पॉप स्टार क्रिस वू का भी नाम था। क्रिस वू रेप के एक मामले में गिरफ्तार हुए। ऐसा नहीं कि शी जिनपिंग का गुस्सा केवल परंपरागत फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के लिए ही था, बल्कि चीनी अधिकारियों ने सेलिब्रिटी फैन कल्चर पर भी हमला किया। मकसद था ऐसे लोगों को टारगेट करना जो युवाओं के चहेते बन रहे थे, क्योंकि इससे युवाओं को प्रभावित और एकजुट किया जा सकता है। साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना यानी CAC चीन का इंटरनेट रेगुलेटर है। CAC ने शी जिनपिंग के इशारे पर काम किया। चीन ने सेलिब्रिटी फैन कल्चर को कमजोर करने के लिए CAC ने फैन क्लब के खिलाफ कई एक्शन लिए। मकसद था युवाओं पर फैन क्लब की वजह से हो रहे असर को खत्म करना। सभी फैन क्लब को ये आदेश दिया गया कि वो मशहूर हस्तियों को अपनी लोकप्रियता के आधार पर रैंकिंग न करें। टैलेंट एजेंसियों और फैन क्लब के अकाउंट्स की चीन के अधिकारियों ने जासूसी करनी शुरू कर दी। आइडल टैलेंट शो को पूरी तरह से बैन कर दिया गया, क्योंकि ऐसे शो रातों रात किसी को भी मशहूर बना रहे थे। इन सभी फैसलों का असर ये हुआ कि कोई भी स्टार बड़ा नहीं बन पाया और धीरे धीरे सबका कद छोटा हो गया। आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री खौफ में है और शी जिनपिंग के सामने नतमस्तक है। दरअसल शी जिनपिंग की योजना है कि कम्युनिस्ट पार्टी और उसके खिलाफ कोई नहीं बोल पाए। 1989 में टाइनमेन स्क्वायर पर सबसे बड़े विरोध के बाद चीन में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ था। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जानते हैं कि मशहूर हस्तियों की आवाज को हमेशा नहीं दबाया जा सकता है। ऐसा नवंबर 2021 में पेंग शुआई के शारीरिक शोषण विवाद में दिखा था। पूर्व विंबलडन चैंपियन पेंग शुआई ने चीन के पूर्व उप प्रधानमंत्री जांग गुआली पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था। पेंग एक सेलिब्रिटी हैं, इसलिए उनके सोशल मीडिया पोस्ट ने चीन के साथ साथ पूरे विश्व में तहलका मचा दिया। जांग गुआली चीन की सर्वोच्च संस्था पॉलिट ब्यूरो के न केवल स्थायी सदस्य थे, बल्कि 2013 से लेकर 2018 तक चीन में शासन करने वाले 7 सबसे बड़े नेताओं में भी शामिल थे। पेंग के पक्ष में चीन और विश्व में लोग एकजुट हुए और ये एकजुटता ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे बड़ी चिंता है। चीन में लोगों पर शिकंजा कसना कोई नई बात नहीं है। 1990 के दशक में फालन गोंग के अनुयायियों और ऐसे ही ग्रुप को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी डर गई थी। ये ग्रुप लोगों को एकजुट करने और सरकार के खिलाफ विद्रोह करने में सक्षम थे। कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐसे ग्रुप और उससे जुड़े लोगों को पूरी तरह से कुचल दिया। हालांकि इसके जरिए चीन की सामाजिक व्यवस्था को नहीं बदला गया था, लेकिन आज शी जिनपिंग चीन की पूरी सामाजिक व्यवस्था को ही बदल रहे हैं। शी जिनपिंग के चीन में सामाजिक संतुलन बिगड़ रहा है। आज फिल्मी सितारे या मशहूर हस्तियों का फैन होना गलत है, लेकिन शी जिनपिंग जैसे एक ताकतवर व्यक्ति का फैन होना गलत नहीं है।
कम्युनिस्ट पार्टी को उम्मीद है कि फैन क्लब और सेलिब्रिटी फैन कल्चर पर कंट्रोल करके सेलिब्रिटी की ताकत को खत्म किया जा सकता है। ऐसे में शी जिनपिंग को चीन में नैतिकता और सामाजिक मूल्यों को कायम करने वाली एक मसीहा के तौर पर पेश किया जाएगा। लेकिन चीन की युवा पीढ़ी आज अमेरिका के पूंजीवादी जीवन शैली और स्वतंत्रता को करीब से देख रही है और ऐसे में उन्हें अपने पूर्वजों के जैसा नहीं बनाया जा सकता है। चीन के नेता जहां एक और इंटरनेट कल्चर पर चोट कर रहे हैं जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर चीन की सरकारी शिक्षा के सिलेबस में शी जिनपिंग के शासन करने के तरीके को शामिल किया जा रहा है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसे जाने। शी जिनपिंग को पता है कि युवाओं पर ही कम्युनिस्ट पार्टी का भविष्य, उसकी वैधता और अस्तित्व टिका है। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी का लक्ष्य है कि युवा किसी खास के फैन नहीं बने, बल्कि उनकी फैन वाली सोच जरूरत के मुताबिक बदलती रहे और उसे कंट्रोल किया जा सके। चीन में 30 साल के करोड़पति ऑस्टिन ली को भी कम्युनिस्ट पार्टी के गुस्से का सामना करना पड़ा। 1 मिनट में हजारों लिपस्टिक बेचने की वजह से उसे लिपस्टिक किंग भी कहा जाता है। ऑस्टिन ली ने टाइनमेन चौक नरसंहार की बरसी पर अपने लाइव शो में टैंक की आकृति वाला केक दिखाया था। इसके बाद उसकी लाइव स्ट्रीम को रोक दिया गया। दरअसल ली और पेंग जैसे हस्तियों के लाखों फॉलोअर्स हैं जो उनकी बातों को मानते हैं। शी जिनपिंग के लिए ये खतरे की घंटी है। ऐसे लाखों फॉलोअर्स वाले सुपरस्टार टाइनमेन चौक नरसंहार जैसी घटनाओं को बार बार याद दिला देते हैं जिसे कम्युनिस्ट पार्टी भुलाना चाहती है। शी जिनपिंग के उस सोच को भी ली चुनौती देते हैं जिसमें चीनी पुरुष का व्यक्तित्व बेहद मजबूत है, वो आदर्शवादी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ली मेकअप करता है। घटती जनसंख्या चीन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। आज चीन की ये सबसे बड़ी चिंता है। चीन में जनसंख्या को लेकर जो आधिकारिक आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वो वास्तविक आंकड़ों से अलग है, क्योंकि जनसंख्या के वास्तविक आंकड़े आधिकारिक आंकड़ों से बहुत कम हैं। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक मामलों के विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगली सदी की शुरुआत तक चीन की जनसंख्या में भारी गिरावट आएगी। इस अनुमान के मुताबिक सबसे अच्छे हालात में भी चीन की जनसंख्या 20% तक घटेगी, जबकि सामान्य स्थिति में ये 46% तक घटेगी और ये 77 करोड़ तक गिर सकती है। वहीं इस अनुमान के मुताबिक सबसे खराब स्थिति में जनसंख्या 2/3 घटकर 50 करोड़ से भी कम हो सकती है। ये अमेरिका की 54 करोड़ की आबादी से भी कम होगा। 就说需要平均每一个妇女生孩子的数量，需要在平均每个妇女生2.1到2.2个孩子才能保持人口的事态更替。也就是说，人口相对于上一代人不增加也不减少。而中国的生育率在1991年就已经低于更替水平。中国的91年只有1.8，中国2000年的人口普查显示，中国的生育率只有1.22。2010年人口普查显示生育率只有1.18，那么意味着下一代人只是上一代人的一半。但是中国当局将这个2000年的生育率修改成1.8，将2010年的生育率修改成1.63。那么中国的人口数量也是严重的被高估的。中国的实质性人口根本不是官方所公布的14.1亿人口。而是甚至不到12.8亿人口，也就是说，中国的真实的人口危机超乎想象。चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2016 के बाद चीन में बच्चों के जन्म दर में भारी गिरावट आई है। बढ़ती आबादी को रोकने के लिए 1980 से 2015 तक चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू थी, मगर 2016 में चीन ने इस नीति को खत्म कर दिया और 2 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया। चीन में लगातार घटती जनसंख्या की समस्या को रोकने के लिए 2021 में 3 बच्चों की छूट दे दी गई। ये सच है कि इस छूट की वजह से चीन में जनसंख्या गिरावट धीमी हो जाएगी,
लेकिन इससे पुराने हालात नहीं आएंगे। जिन देशों में आज घटती जनसंख्या की समस्या है, वो देश प्रवासियों का अपने देश में स्वागत कर रहे हैं। लेकिन चीन के साथ ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि चीन में कोई विदेशी बसना ही नहीं चाहता। जीवन यापन का ज्यादा खर्चीला होना, प्रॉपर्टी महंगी होना और महिलाओं के लिए दूसरे बेहतर विकल्प आज चीन में जन्म दर के कम होने की वजह है। इसलिए तमाम कोशिशों के बावजूद चीन में जनसंख्या बढ़ने की संभावना कम है। 那么就是说，到2030年到2035年之间，中国的所有的人口学参数都会比美国要差。那么这意味着中国的经济增长率在2030年到2035年之后，中国经济增长率将会比美国要低。1980年，中国的中位年龄是22岁，印度是20岁，美国是30岁。当时中国人口结构比美国要年轻。中国经济增长率也更高，但是2020年中国的中位年龄已经是42岁，美国是39岁，印度只有29岁。那么到2035年，中国的中位年龄是49岁，美国是42岁，印度只有34岁。到2050年，中国的中位年龄是57岁，美国是44岁，印度只有39岁。也就是说，今后中国和印度的年龄结构。 चीन के स्कूल और कॉलेज आज शिक्षा के केंद्र कम, शी जिनपिंग के प्रचार का अड्डा ज्यादा बन चुके हैं। कम्युनिस्ट नेताओं के लिए स्कूल कॉलेज युद्ध के मैदान जैसे बन गए हैं। यहाँ वो युवाओं के दिमाग को कंट्रोल करना चाहते हैं। स्कूल में एडमिशन लेने से लेकर कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में पास करना छात्रों के लिए जीने मरने का सवाल होता है। इसी का फायदा उठाकर चीन के स्कूल और कॉलेज आज कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। स्कूल और कॉलेज के जरिए छात्रों के दिमाग में कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा को ठूंसा जा रहा है। शी जिनपिंग को उम्मीद है कि इससे कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा सत्ता में बनी रहेगी और पार्टी के केवल चमकदार इतिहास को याद रखा जाएगा। ये शिक्षा युवाओं को न तो आंदोलन के लिए उकसाएगी और न ही शी जिनपिंग के तानाशाही फैसले के खिलाफ माहौल बनाएगी। दुनिया भर में कॉलेज और यूनिवर्सिटी विरोध या क्रांति को शुरू करने का सबसे पहला केंद्र बनते हैं। शी जिनपिंग और उसकी पार्टी इस बात को अच्छे से समझती है। टाइनमेन चौक पर चीन के शासन के खिलाफ हुए प्रदर्शन को आज भी शी जिनपिंग की सरकार नहीं भूली है और इसका डर उसे हमेशा सताता है। इसलिए स्कूल, कॉलेज और शिक्षा पर कड़ा नियंत्रण बनाकर शी जिनपिंग किसी विरोधी को पनपने नहीं देना चाहते हैं। आज छात्र जब तक स्कूल में अपनी शिक्षा खत्म करते हैं, तब तक वो शी जिनपिंग के विचारधारा से प्रभावित हो चुके होते हैं। शी जिनपिंग की फैन वाली साजिश प्राथमिक परीक्षा से लेकर कॉलेज तक चल रही है। अगस्त 2021 में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में विदेशी पाठ्य पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यहाँ तक कि अंग्रेजी भाषा, जिसे कभी पश्चिमी विश्वविद्यालयों और अमेरिकी जीवन शैली में शामिल होने का ट्रम्प कार्ड माना जाता था, अब कम्युनिस्ट पार्टी इसको भी नफरत की नजर से देखती है। स्कूल के प्रमुख विषय और कॉलेजों की प्रवेश परीक्षाओं से अंग्रेजी भाषा को हटाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि ये फैसला आने वाले दिनों में चीन के छात्रों को बाहरी दुनिया से दूर कर देगा, जबकि अंग्रेजी भाषा का फायदा कभी शी जिनपिंग और उनकी पूरी पीढ़ी ने उठाया है। शी जिनपिंग ने प्राइवेट एजुकेशन इंडस्ट्री के खिलाफ भी मोर्चा खोला। 2021 में शी ने प्राइवेट एजुकेशन इंडस्ट्री की जमकर आलोचना की। प्राइवेट एजुकेशन इंडस्ट्री में अंग्रेजी को पढ़ाया जाता है और ये हजारों चीनी नागरिकों के विदेश में बसने की संभावनाओं को जन्म देता है। लेकिन शी जिनपिंग की कार्रवाई की वजह से चीन का ट्यूटरिंग इंडस्ट्री दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुका है। चीन के सबसे बड़े निजी शिक्षण संस्थानों में शामिल न्यू ओरिएंटल एजुकेशन ग्रुप आज बर्बादी के कगार पर है। शी जिनपिंग की कार्रवाई का असर ये है कि इसके हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया। चीन के शिक्षण संस्थान जो कभी अपने छात्रों को गणित ओलंपियाड के लिए ट्रेनिंग देते थे, आज केवल जैसे तैसे पढ़ाने का काम कर रहे हैं। चीन की सबसे बड़ी शिक्षा कंपनियों में से एक है युआन फुदाओ,
इसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई है कि उसने अब सर्दियों के जैकेट बेचना शुरू कर दिया है। निजी शिक्षण को कम करने के पीछे शी जिनपिंग सरकार के कई लक्ष्य थे। एक तरफ निजी शिक्षण में बेहिसाब आ रहे पैसे को नियंत्रित करना था, तो दूसरी तरफ छात्रों और अभिभावकों पर काम का दबाव कम करना था। इसके पीछे ये भी सोच थी कि कम पढ़े लिखे कपल्स को ज्यादा बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान है? अंग्रेजी के खिलाफ माहौल बनाकर, कम्युनिस्ट विचारधारा को महान दिखाकर और शी जिनपिंग को मसीहा बताकर चीन में युवाओं को भ्रम में डालना आसान नहीं है, क्योंकि युवाओं की सोच कभी भी बदल सकती है। 1979 से लेकर अब तक 4 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है। चीन इन 4 दशकों के शुरुआती 2 दशक में डेंग जाओपिंग की उस सोच के साथ जी रहा था जिसमें कहा गया था कि कुछ लोगों को पहले अमीर बनने दो। लेकिन शी जिनपिंग के दूसरे कार्यकाल में ये सोच बदल गई और इसमें कुछ लोगों के बजाय सबके विकास की योजना बनाई गई। डेंग जाओपिंग की बाजारवाद को लेकर पुरानी सोच का समय शी जिनपिंग के कार्यकाल में खत्म हो चुका है। अब एक समान विकास की ऐसी थ्योरी है जो पूरी तरह से शासन के नियंत्रण में है। सबकी समृद्धि चीन की नई सांस्कृतिक क्रांति हो सकती है, जो पश्चिमी देशों के पूंजीवाद सोच को वैसे ही चुनौती देती है जैसे माओ से तुंग के समय दे रही थी। शी जिनपिंग की सबकी समृद्धि वाली सोच चीन की शिक्षा, पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक संरचना में पश्चिमी सभ्यता के असर को खत्म करना चाहती है। सबका विकास और सांस्कृतिक क्रांति भले ही अलग अलग शब्द हों, लेकिन इसके बीच काफी समानताएं हैं। सांस्कृतिक क्रांति 1 दशक तक चली। ऐसे में ये कहना जल्दबाजी होगा कि सबकी समृद्धि वाली सोच कब तक चलेगी या केवल चीन के सांस्कृतिक बदलाव से ही जुड़ी है और इस बदलाव के साथ ही खत्म हो जाएगी। कम्युनिस्ट पार्टी अक्सर सामाजिक बदलाव के नाम पर लोगों को नियंत्रित करके शासन करती रही है। हालांकि दुनिया का सबसे बेहतरीन चेहरा पहचानने वाली तकनीक होने के बावजूद चीन बार बार वायरस के हमलों को रोकने या राष्ट्रपति के नेतृत्व पर सवाल उठाने से अपने नागरिकों को नहीं रोक पा रही है। दरअसल चीन की दशकों पुरानी सामाजिक और राजनीतिक संरचना की असली परीक्षा अब हो रही है। अगला एपिसोड इस स्पेशल सीरीज का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण एपिसोड होगा। हम बताएंगे कि तीसरी बार बनने जा रहे राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कौन सी चुनौतियां बढ़ेंगी और कौन कौन सी मुसीबतों का उन्हें आगे सामना करना पड़ेगा।